नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, ये जो पूरी वीडियोज़ हैं, ये सारी यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हैं। और हमारे साथ हैं सुमित सर। ठीक है, चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसके लगभग 7 पार्ट के आसपास जाके बने हैं, आप देख सकते हो। और आज जो डिस्कस होगा वो चैप्टर नंबर 2 डिस्कस होगा, जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण। आप देख सकते हो ये वाली बुक है जिससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। अभी एरियंत का 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, ये वाली बुक है जिससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी मॉडल पेपर के साथ है ये। ठीक है, तो आज क्या हमें बताएगा, वो कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सबसे पहले बात सुने, तो ये जो उपभोक्ता शब्द होता है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जब इसका ही बारे में पता नहीं चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। उपभोक्ता मतलब ऐसे समझ कि जो व्यक्ति चीज़ों का इस्तेमाल करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब मान के चल हमें गर्मी लग रही है, हमने पंखा चला लिया तो हम कंज्यूमर हैं। हमें भूख लग रही है, हमने कुछ खा लिया तो हमें कंज्यूमर हैं। तो उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो चीज़ों का उपभोग करता है, मतलब उनका इस्तेमाल करता है, उनको खाता पीता है, यूज़ करता है, तो वो कहलाता है कंज्यूमर या उपभोक्ता। संतुलन विश्लेषण का मतलब ये होता है कि एक उपभोक्ता, मान के चल कि हमारे पास, जैसे एक सिंपल से मैं कॉमन सा शब्द देता हूँ कि हम ना फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं, तो हमारे पास जो कस्टमर आएगा, जो हमसे ख़रीदता है, हो सकता है वहाँ बैठ के खाए भी, तो हमारी शॉप के अंदर जो एक बार व्यक्ति आ गया तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसको सेटिस्फाई करें, बेसिकली उसको संतुष्ट करके भेजें कि जब वो यहाँ से उठे तो वो कहेगा भाई वो मज़ा आ गया। तो हम अपने उपभोक्ता का संतुलन, मतलब वो कब सेटिस्फाई होगा, कब वो संतुष्ट होगा, उसके बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक वही है कि उपभोक्ता संतुलन से आशय क्या, मतलब ये जो उपभोक्ता संतुलन लिखा हुआ है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो कहता उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, बहुत सारी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उसके उपभोग की जो प्रवृत्ति है बहुत से घटकों से प्रभावित होती है। वह अपनी सीमित आय का उपभोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। अब देख, किसी व्यक्ति की कमाई 10,000 है तो वो चीज़ों का इस्तेमाल 10,000 के हिसाब से करता है। किसी की कमाई 1 लाख है तो वो अपनी चीज़ों का जो इस्तेमाल करता है वो 1 लाख के हिसाब से करता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, नो डाउट कि आपके जो खर्चे हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तथा वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान कर सके। ठीक है, मतलब आपकी जेब में सपोज करो 100 रुपये, तो आप उन 100 रुपये को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहोगे कि भाई 100 रुपये का इस्तेमाल इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था, सबसे बेस्ट इस्तेमाल करा है तेरे भाई ने। इस वाली बात को ध्यान में रख के ये वाली बात समझा रहा है वो हमें। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि जब उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करता है, इस स्थिति में वह संतुलन में होता है। मैं वही तो कह रहा था कि जब आप जितने ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए, आप 100% सेटिस्फाई अगर हो, तो आप कह सकते हो कि भाई साहब मज़ा आ गया, दिल खुश कर दिया इन लोगों ने। तो ये बात होती है इसकी। फिर कहता कि उपभोक्ता संतुलन के कुछ सिद्धांत भी होते होंगे। ठीक है, और वैसे भी देख इस अध्याय में क्या पढ़ा रहा है, एक एक करके कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। तो देखते हैं कितने पार्ट्स इस वीडियो के बनेंगे। सही है, तो उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत क्या हैं, मतलब उसके जो थ्योरीज हैं उसके। सबसे पहला ये कहता है कि हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन। ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ये क्या होता है अभी हमें नहीं पता, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तटस्था वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता का संतुलन, ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हिंदी में हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख अवधारणाओं को आशय स्पष्ट हो, अतः इन अवधारणाओं को आगे समझाया जा रहा है। मतलब अगर इनको जानना है तो इनसे जुड़ी हुई बातों को डिटेल में जानना पड़ेगा। अगर आपने इनसे जुड़ी हुई बातों को डिटेल में नहीं जाना तो आप इनको नहीं समझ पाओगे। अब इनको अगर डिटेल में जानना है तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा कि उपयोगिता को दृष्टि गुण भी कह सकते हैं का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। तो जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं उसको यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी को उपयोगिता या दृष्टिगुण इस तरीके से शब्द में दिखा रखा है। सामान्यतः उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के लाभदायक गुण से लगाया जाता है। ठीक है, चल मैं तुझे एक सीधी सी बात बताता हूँ, छोटी सी बात। इसलिए ना किसी वस्तु के लाभदायक गुण से लगाया जाता है। तुझे हम 2 ऑप्शन देंगे, सुमित गर्मी बहुत जेन्युइन पड़ रही है, बहुत जेन्युइन, कूलर में बैठे गए एसी चला दे, तो क्या बोलेगा? क्योंकि एसी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है एज कम्पेयर टू कूलर से ज़्यादा होगी, होगी नहीं होगी?
तो वो कह रहा है कि भैया आप जिस भी प्रकार की वस्तु का उपयोग करते हैं उसके लाभदायक गुण को ही आप जनरली किस बात की नज़र से देखते हो, उपयोगिता। कि लोग ना मतलब अगर किसी के कि आपको किसकी उपयोगिता के ज़्यादा अच्छा लगेगी, मतलब आपकी यूटिलिटी किससे, जिससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जिससे ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एसी से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कूलर या पंखा। ठीक है, चलो। अर्थशास्त्र में ये रहा, तुष्टिगुण या उपयोगिता किसी भी वस्तु का वह गुण या शक्ति होती है जिसे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। तो क्या कह रहा है, तुष्टिगुण या उपयोगिता का क्या मतलब है, कहता है कि भैया किसी भी वस्तु का वह गुण, मतलब कूलर चलाया, कूलर का अपना गुण है, एसी चलाया, एसी का अपना गुण है, पंखा चलाया, हर चीज़ का अपना गुण है। अगर तुम्हें खाने वाली बात करनी है तो खाने पीने में भी डिपेंड करता है, अब जिस प्रकार की चीज़ें खाते हो हर चीज़ का अपना अपना एक गुण है। ठीक है, जो मनुष्य किसी न किसी इच्छा के रूप में पूर्ति होती है, और हर चीज़ अपने हिसाब से सेटिस्फाई करती है। कूलर अपने हिसाब से सेटिस्फाई करता है, वो आपकी इच्छाओं को कूलर के हिसाब से सेटिस्फाई करेगा, एसी अपने हिसाब से करेगा। तो वो इस बात को समझाना चाहता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके। इसको 1 नंबर के लिए पढ़ सकता है, बहुत सही है। किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता, मतलब जो आप वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं या जो आपको सेवाएं दी जा रही हैं, वो उसकी उस क्षमता की बात करो जो मनुष्य को संतुष्ट कर सके। मतलब तो जिस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो जो चीज़ है उसके जो गुण हैं उससे सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। किसी ने जनरली कहा कि एक छोटी सी बात करते हैं चलते ऐसे, कि सुमित चाउमीन क्या कहते, एक बार रियलिस्टिक बताता हूँ चंद्र को, कि सुमित रोड साइड छोले भटूरे खाए हुए हल्दीराम के, बट अगर जो लोग एक्चुअल में छोले भटूरे को दबाते हैं ना, तो ध्यान से देखियो कि हल्दीराम के छोले भटूरे या किसी अदर ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट के छोले भटूरे बड़े भारी होते हैं और छोले बड़े गुथे से होते हैं। रोड साइड के छोले भटूरों में बड़ा स्वाद आता है। अब तुझे अगर हल्दीराम के छोले भटूरों से सेटिस्फैक्शन मिल रही है ज़्यादा, तो उसको पिक करेगा। हमें रोड साइड वालों से मिलती है तो हम रोड साइड वालों की बात करेंगे। यहाँ मिल जाएंगे 20 रुपये प्लेट, वहाँ मिलेगी 100 रुपये प्लेट। अब बता, एक जैसा हिसाब है। और वो लोग कहते हैं कि हम हेल्दी तरीके से बनाते हैं, है तो मैदा ही, है तो तेल में बना हुआ, गरम मसाले तो डले ही हैं, क्यों? और फ़र्क देख, नाम है, ठीक है, चल रहा है, वही तो गुडविल होती है। तो वस्तु की क्षमता, किसी भी वस्तु की क्षमता जो मनुष्य को संतुष्ट कर सके, ये कहलाता है। तो उसके अलावा फिर सबकी अपनी अलग अलग परिभाषाएँ हैं। परिभाषा ये बहुत है, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब परिभाषा तो कितनी पढ़ लो, मार्शल्स का कुछ और कहना है, थॉमस का कुछ और कहना है, वात का कुछ और कहना है ना। मानवता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, ले छोटी से छोटी। और ये साइंटिस्ट के नाम है, ये वो होते हैं जो इकोनॉमिस्ट कभी रहे हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र अपने हिसाब से, अगर हमें लगता है कि हम एक अर्थशास्त्री हैं, मतलब हम एक इकोनॉमिस्ट हैं, और हमें लगता है कि हम कुछ इस प्रकार के डेफिनेशन बना देते हैं, तो हर व्यक्ति ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक डेफिनेशन बनाई है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, जिस वस्तु में, जो वस्तु हमें, वस्तु की अपनी एक क्षमता होती है। कूलर कहता है कि भाई मेरी इतनी लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, और हमें उससे जो संतुष्टि मिलती है वो हमारी क्या है, फिर उपयोगिता है बेसिकली। तो ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, हमने फिलहाल इसको टिक कर लिया क्योंकि छोटी है, और भाई छोटा आंसर तो सबको पसंद है ना। आ गया जो यहाँ तक, ठीक है, चलो। और वो कहता है कि आप उपयोगिता के माप के दृष्टिकोण, मतलब हम ये जो यूटिलिटी नापते हैं, जो हमें संतुष्टि मिलती है किसी भी चीज़ से, कूलर से या एसी से या पंखे से, उसको नापा कैसे जाता है। कुछ अर्थशास्त्री जैसे हिक्सो, पैरेटो, एलन आदि का मानना है कि ये दृष्टिगुण को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक अमूर्त तथा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, अथवा दृष्टिगुणों को देखा या स्पष्ट नहीं किया जा सकता। परंतु प्रोफेसर मार्शल के विचार में दृष्टिगुण मापनीय है। मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये कहते थे कि आप इसको नाप ही नहीं सकते, व्यक्ति कितना सेटिस्फाई हुआ ना आप देख सकते हैं, ठीक है, ना उसको छू सकते हैं, और मतलब ऐसा है ही नहीं, आप उसको नाप ही नहीं सकते। लेकिन एक प्रोफेसर मार्शल है, उन्होंने कहा कि ब्रो हो सकता है। एक कार्डिनल अप्रोच होती है, ठीक है, क्या होती है, कार्डिनल अप्रोच। प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि दृष्टिगुण को मापा जा सकता है। गणनावाचक दृष्टिकोण से गणनावाचक दृष्टिकोण के हिंदी जुबान अटक जाती, देख रहा है। गणनावाचक दृष्टिकोण से, मतलब अगर हम गणनावाचक दृष्टिकोण का मतलब है कार्डिनल अप्रोच से, अगर हम दृष्टिगुण की संख्यात्मक रूप में जैसे 1, 2, 3, 4 आदि का प्रयोग से माप सकते हैं। से एग्जांपल, तो किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो वहाँ पे पता क्या होता है, सराफों में कितनी रेटिंग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब आउट ऑफ 5 आप हमें कितनी रेटिंग्स
देंगे, ठीक है। तो वो कार्डिनल अप्रोच के अंदर आता है। इस संदर्भ में सामान्य दृष्टि गुण को मापने हेतु मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अतः किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु मुद्रा की जितनी मात्रा उपयोग द्वारा, ये पहले उड़ता रहता है, तो आ गई हमारी पेन, यहाँ आ जाए, देखो दोबारा पढ़ते हैं इसको। तो आप उसको ना संख्या के रूप में देख सकते हो। आप उनको नंबर देखे कि ब्रो 10 में से 8, बहुत बढ़िया लगा 10 में से 10, घटिया लगा 10 में से 2, डिपेंड करता है। तो क्या कहते हैं इस संदर्भ में, सामान्यतः तुरष्टि गुण को मापने हेतु मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अतः किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु मुद्रा की जितनी मात्रा उपभोक्ता द्वारा दी जाए वह उस वस्तु की तुरष्टि गुण की माप होगी। अब से एग्जाम्पल हम किसी रेस्टोरेंट में गए और भाई मज़ा आ गया, तूने 50 रुपये टिप दी उसको, या हो सकता है 100 रुपये टिप दी, या हो सकता है 200 रुपये टिप दी। अब तू टिप जितनी ज़्यादा दे रहा है समझ लो तो उतना सेटिस्फाइड है। तो कह रहा है 10 रुपये ले भाई तू जा। जितनी कम टिप दे रहा है, अगर मैं मुद्रा रूपी की बात कर रहा हूँ तो सही है, अगर मैं मुद्रा रूपी की बात कर रहा हूँ, तुझे मज़ा नहीं आया, तूने दिया टिप के 20 रुपये, मुझे मज़ा आया मैंने दिए 50 रुपये, ठीक है। तो क्या कहता है, उपभोक्ता जो है ये कह रहा है ना कि किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु, सपोज हमें कोई भी पर्टिकुलर वस्तु लेनी है, प्राप्त मुद्रा की जितनी मात्रा उपभोक्ता द्वारा दी जाए, मतलब हमें ये चीज़ चाहिए और हम इसके लिए इतने पैसे देने को तैयार हैं, वह उस वस्तु के तुरष्टि गुण की माप होगी। मतलब तू जितना ज़्यादा पैसा देना चाहेगा किसी चीज़ को पाने के लिए, समझ ले तू उससे उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, और जितने कम पैसे देना चाहेगा कि नहीं यार इसके तो मैं 5-10 रुपये दूंगा, क्योंकि तू उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो ऐसे नाप सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मोहन एक टेबल खरीदने के लिए 60 रुपये खर्च करने को तैयार है, तो मोहन के लिए टेबल का तुरष्टि कितना है, 60 यूटिल्स में नापते हैं। इसको अभी आगे पढ़ने को मिलेगा यूटिल्स वाली बातचीत क्या है, ठीक है भाई। तूने कहा कि मैं इस टेबल को खरीदने के लिए 60 रुपये खर्च करने को तैयार, तो उससे टेबल का तुरष्टि गुण कितना होगा, 60 रुपये के बराबर हुआ। आधुनिक अर्थशास्त्र जैसे हिक्स, पैरेटो आदि ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है। उनके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा का मतलब होता है जो काल्पनिक होती है ना, आप जो मतलब इमेजिन कर सकते हो, बस वो वाली। उसने कहते 60 रुपये खर्च करे तो उसको 60 यूटिल्स में नाप दिया, कोई 100 खर्च करने को तैयार है तो 100 यूटिल्स में नाप देंगे। इस तरीके से एक और डिस्कस करते हैं फिलहाल। अभी कहता ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है कि भाई सुमित कैसा लगा, भैया मज़ा आ गया। ओरली जब आप मुंह से बताते हो, यानी कि क्रमवाचक, ये तो वही कहते हैं कि भाई ये कहते हैं कि विचार तुष्टि गुण मापा संभव नहीं, परंतु उपभोक्ता द्वारा तुष्टि गुण की तुलना करके इन्हें क्रम अनुसार स्थान दिया जा सकता है। उपभोक्ता 2 या अधिक वस्तुओं का संयोग बनाकर यह ज्ञात करता है कि किसी संयोग से उसे अधिक व किसी से कम तुष्टि गुण की प्राप्त हुई। मान के चलो हम तो 3 तरह की अलग अलग चीज़ें खिलवाएं कि सुमित सबसे बढ़िया कौन सी लगी, कि भाई इसको मैं नंबर 1 देना चाहूँगा, इसको मैं नंबर 2 देना चाहूँगा, इसको मैं नंबर 3 देना चाहूँगा, तो हम उसको रैंक दे देते हैं। सही है, ये वही चीज़ है। साथ ही इसमें वस्तुओं का क्रम निर्धारित कर यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि उपभोक्ता किस वस्तु को प्राथमिकता देगा। हमने कहा ना इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। अतः यदि रवि को केले एवं सेब में से सेब अधिक पसंद है तो वह उसे पहले क्रम पर रखेगा एवं केले को उसके बाद वाले स्थान देगा। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सेब से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। ठीक है, कहता क्रमवाचक दृष्टिकोण की आलोचना अर्थशास्त्री ये रॉबर्टसन, इनके नाम में याद मत रखिए, जान दे। एक कहता आर्मस्ट्रॉन्ग आदि द्वारा की गई है। उनका यह मानना था कि व्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में यह बात सरलता से तय नहीं कर सकता कि वह किस वस्तु में कौन सा क्रम देगा। तो कई बार होता है कि हम नहीं दे पाते उनको रैंकिंग, लेकिन कई बार होता है हम उनको रैंकिंग आमतौर पर दे देते। तो हर अर्थशास्त्री का अपना अपना मानना है, बट सिंपल कि अगर आपको संतुष्टि किससे कितनी मिली तो आप उसको तोल सकते हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, कार्डिनल यानी कि नंबर्स के हिसाब से, ठीक है, या फिर पैसे के हिसाब से, और क्रमवाचक आप उनको सीक्वेंस दे सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, इस तरीके से। ठीक है, तो आज तो बस इतना। इसके बाद जो मैं डिस्कस करना होगा ये होगा उपयोगिता की मापते कैसे हैं उनको नंबर्स में। ठीक है।